हाँ जी, तो चलिए आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होता है? इसमें होता है टू रेशियोज इक्वली होनी चाहिए, मतलब A इज टू B, C इज टू D। ये जो साइन है ये किसका है? प्रपोर्शन का है। इसमें जो ये दो रेशियोज हैं, ये दो रेशियोज जो सी है वो इक्वली होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे आप कह लो कि A अपॉन B इज टू C अपॉन D, टू इक्वली रेशियो इज कॉल्ड दी प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे कि हम करेंगे कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? AD इज इक्वल टू CB, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे अब? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। जैसे हमारे होता है ना ए एंड डी जो हुआ वो क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड बी एंड सी जो हुआ वो क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मतलब जो ए एंड डी है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब जो सेंटर के हैं, बी एंड सी हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये जो सिंपल था हमारा प्रोपोर्शन, जैसे हमने क्वेश्चन इसके निकालेंगे तो हमें सिंपल होगा A इज टू B की फॉर्म में, C इज टू D की। ये हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा होगा, हमें कोई भी इसमें टर्म्स दे रखे होंगे, कोई भी हमें नंबर्स दे रखे होंगे, जिससे हमने इसके प्रोपोर्शन का एक वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि हमें A B दे रखा हो, C ना दे रखा हुआ और D दे रखा हुआ, तो हमने इसको कैसे आंसर लाना होता है? A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड A एंड D को इंटू कर देना, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC, ठीक है। तो जो टर्म हमें नहीं दे रखी, जैसे कि हमें C नहीं दे रखा होगा, तो हमने क्या करना है? AD, और ये जो B होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू C, तो वो टर्म आपकी आ जाएगी। ये था हमारा सिंपल प्रोपोर्शन का निकालने का, ठीक है। जैसे भी आप यहाँ पे नंबर्स में एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास 4/5 इज टू कुछ भी ले लो 3/x, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो x की वैल्यू है वो आप निकालो, कोई बात नहीं। हमने क्या करा? 2/5 इज इक्वल टू 3/x, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो x कितना हुआ आपका? 3 इंटू 5/2 मीन्स 15/2, जो क्या आएगा हमारा 7.5, ठीक है। ये हमने निकाल दिया प्रपोर्शन, जो सिंपली आपको क्वेश्चंस में इसमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक मीन प्रपोर्शन। क्या आता है आपका? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है? ये होता है हमारा, जैसे हमने कहा था कॉन्टिन्यूड, ठीक है ना, सेम ये वही चीज होगी, कॉन्टिन्यूड। कैसे है? जैसे A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, ठीक है। तो जैसे उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बन जाएगा B² इज इक्वल टू AC, या फिर यहाँ पे जरूर लिखना, और B इज इक्वल टू √AC, ठीक है। ये आपका है मीन प्रोपोर्शन। इसमें आपको
दो नंबर्स कोई भी दे रखे होंगे, कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, XYZ कोई भी आपको नंबर दे रखा होगा, जिसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक मान लो आप 2 एंड एक मान लो आप 8, ठीक है। ये आपको दो नंबर उन्होंने आपको दे रखे होंगे और बोला होगा उन्होंने आपको कि मीन प्रोपोर्शन निकाल लो, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकाल लो। 2 एंड 8 आपको दे रखा है, आपने बोला है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही यही होता है कि हमें बी स्क्वायर निकालना है। ये हमें ए दे रखा है और हमें यहाँ पे सी दे रखा हुआ है, ठीक है। ए एंड सी दे रखा हुआ है, हमने क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 इंटू 8, ठीक है, 2 8 16 हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया, 4 4 16 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस ये लिखा होगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो आपको माइंड में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब है हमारी 3 टर्म्स होंगी सिर्फ, जिसमें ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है, चलिए। कई बार क्या होता है, 3 ही चीजें दे रखी होती है, 3 ही वैल्यूज दे रखी होती है हमें, और आपको बोला होता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि वो प्रोपोर्शन में है, मतलब सिंपली प्रोपोर्शन में है। अगर तो उन्होंने 4 आपको कोई वैल्यूज दे रखी हैं, 4 वैल्यूज आपको कोई दे रखी हुई हैं, जैसे कि 2 6, यहाँ पे आपको x दे दिया और यहाँ पे आपको 8 दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तब तो आपको पता है कि आपने सिंपल 2/6 इज इक्वल टू x/8 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला हो 2 एंड 6, सिर्फ ये दो टर्म्स दे रखी हो और आपको बोला हो थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है, तब आपने क्या करना है, तब इसका ये मतलब है कि हमारा ये वाला अगेन फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला। तो अब ये जो हमारी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है इसको, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ए कितना हमारे पास 2 है, बी कितना है 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे c है, तो ऐसे हो गया। तो क्या बना हमारा 2c इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 6 6 36 अपॉन 2, तो 2 1 2 8 16, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। क्लियर है, बस ये चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है, तो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि थर्ड प्रोपोर्शन किस वे में, सिंपल प्रोपोर्शन पूछा है या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये था आपका सिर्फ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ फॉर्मूले, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपकी मेन मॉड्यूल के, उसमें आपको कैसे दिया हुआ है प्रोपोर्शंस, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखो, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वल होने चाहिए टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 4 क्वांटिटीज जिसको हम कहते हैं ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज टू बी और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है सी इज टू डी, ठीक है। और ऐसे भी कह लो कि इफ a is to b is equal to, a is to b is equal to c is to d, that is if ad, मतलब इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, this one ad is equal to ac, sorry ad is equal to bc, ठीक है। क्लियर है, वो चीजें थी जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ उन्होंने थ्योरेटिकली उन्होंने लिख के आपको दिया हुआ है। The quantities A, B, C and D are called terms of the proportion, ठीक है। टर्म्स कहलाते हैं, A होगी फर्स्ट टर्म, B होगी सेकंड टर्म, C होगी थर्ड टर्म एंड D होगी आपकी फोर्थ टर्म, ठीक है। जो कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म मतलब A एंड D जो है वो होती है एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, और जो सेकंड एंड थर्ड होती है वो उसको कहते हैं मीन्स या मिडल टर्म, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती है, A एंड D वाली, एंड जो सेंटर की होती है वो हम कहते हैं उसको मीन टर्म, B एंड C वाली, ठीक है। बस ये ध्यान रखना,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ, उन्होंने बस ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वो कैसे आए थे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू करा था ना हमने ऐसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करी थी, जैसे कि हमारा आया था ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये किसके थ्रू आया है? बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किसके थ्रू आया ये? क्रॉस प्रोडक्ट रूल के। अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी थी, जिससे हमारा ये चीज हमारी बन के आ गई है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, मैंने ये बताया था आपको कि 3 क्वांटिटीज हैं ए, बी एंड सी ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन मैंने कैसे बताया था आपको कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। कॉन्टिन्यू रहा ना, नीचे वाला टर्म जो है वो अगेन ऊपर जा रहा है, न्यूमरेटर में जा रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूस हो गया। इसलिए तो हमारा क्या फॉर्मूला बन के आता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन देन द मिडल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, 3 टर्म्स के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो कौन होगा? बी होगा। और फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? हमारा ए होगा। और सेकंड, सॉरी, सी होगा हमारा, जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? इसको हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट ये अब इसके आते हैं इलस्ट्रेशंस। बट हम इलस्ट्रेशन करने से पहले से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। पहले हम ये करते हैं। सबसे पहले आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम पहले ही कर चुके हैं। कि मैं आपको यहीं पे शो करके दिखाती हूँ कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ गया? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हो गया हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड हमारी क्या है? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको आप कह लो या तो इनवर्स कर लो। ठीक है, ब्रैकेट में इन्वर्टेंडो है जिससे, इसको यहाँ पे लिख दो इनवर्स, ताकि आपको बाद में मतलब रिवीजन के तौर पे आपको ये एकदम से माइंड में क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा ये, क्योंकि वर्डिंग जो नाम है ऐसा अजीब से, तो वो याद करने मुश्किल होते हैं। तो बंदे को एक बार पता लग जाता है कि भाई इन्वर्स मतलब इन्वर्टेंडो। ठीक है, मतलब वो समझना बाद में जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको वो समझना ईजी हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा ब्रैकेट में चीज़ें लिख लिया करो ताकि आपको बाद में के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, इन्वर्टेंडो का मतलब इनवर्स। अगर a अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी है तो हमने क्या कर लिया? b अपॉन ए इज टू डी अपॉन सी। ठीक है, ये था हमारा इन्वर्टेंडो। थर्ड आता है हमारा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो जैसे कि आपके पास है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसमें हमने क्या करना है? ऑल्टरनेंडो में क्या करना है? हमने इस प्रॉपर्टी में क्या करना है? हमने इंटरचेंज करनी है पोजीशन। किस किस की? बी एंड सी की, बस। ठीक है, सबकी नहीं करनी, सिर्फ बी एंड सी की जो पोजीशन हमने वो इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए अपॉन बी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और यहाँ पे सी की जगह हमारा क्या आ जाएगा? बी अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? ये ए इज टू सी प्रोपोर्शन B is to D। ठीक है, ऑल्टरनेंडो में आप लिख दो यहाँ पे इंटरचेंज B एंड C। इंटरचेंज B एंड C। ठीक है, उन दोनों की जो पोजीशन को आप चेंज कर दो, B एंड C की पोजीशन को चेंज कर दो, उसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ठीक है, देन फोर्थ आता है हमारा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब a अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी। आपने क्या करना है इसमें? a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। मतलब न्यूमरेटर
प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंटो में क्या करना है आपने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा भी लिख लो अपनी तरफ से, मैंने तो सिंपल आपको भी छोटा लिखा है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू c प्लस डी इज टू डी, ठीक है। a प्लस बी इज टू बी, यहां नीचे लिख देती हूँ, a प्लस बी इज टू बी प्रोपोर्शन c प्लस डी इज टू डी, ठीक है। ये था आपका कॉम्पोनेंटो। इसका ऑपोजिट डिविडेंडो, जो हमने वहां पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया था कॉम्पोनेंटो में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे कि a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज टू बी प्रोपोर्शन या इक्वल टू, जो भी आप पढ़ना चाहे वो लगा सकते हो, ठीक है, c माइनस डी इज टू डी। क्लियर? ये था हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। फर्स्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सेकंड था हमारा इन्वर्टेंडो, फिर था हमारा ऑल्टरनेंडो, देन था कॉम्पोनेंटो, देन डिविडेंडो, ठीक है। अब आता है हमारा दोनों का मिक्सचर, किसका, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का, दोनों का मिक्सचर। इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो सिंपल आपको दो टर्म्स है बस उनको इकट्ठा करना है, उन दोनों टर्म्स को अपने इकट्ठा करना है। कैसे करना है, यहीं पे कर देती हूँ, देखो क्या था पहला कॉम्पोनेंटो, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी, ये था हमारा सिर्फ कॉम्पोनेंटो का, ठीक है। डिविडेंडो हमारा क्या था, वो था a माइनस बी अपॉन बी, और या आप कह लो क्या पोर्शन में से करके दिखा देते हैं, या ये इक्वल में करते हैं, उन्होंने किस वे में किया आपको, a माइनस बी अपॉन बी एंड c माइनस डी अपॉन डी। क्लियर है? अब ये देखो आप कि जोन से हमारे ये चीज होगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों चीजों को हम फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे कि आपने बोला कि a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, और a माइनस बी अपॉन बी, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे, सॉरी, जब हम इसको ये अभी डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन बी, और जो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ये इनटू में आ जाएगा, तो b हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी एंड अपॉन a माइनस बी। सेम आपने ये चीज c प्लस डी एंड c माइनस डी में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले देते हैं कि c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये था हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन का। एक को मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया प्रूफ अलग से, वो आप समझ लेना, वैसे ही सेम प्रूफ होना है, वैसे ही होना है, ठीक है। तो ये किसका था, कॉम्बिनेशन का था, किसका, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अडेंडो। अडेंडो में क्या होता है, जैसे आपको दे रखा हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अडेंडो में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि इज यहाँ पे ले देते नीचे को, इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई अपॉन
बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, क्या लिखो आप यहाँ पे ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। ये था हमारा अडेंडो। ठीक है, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। एक और आता है, यहां पे लिख लो 8। एक और आता है 8 सब्ट्रेहेंडो, SUBTRAHENDO, सब्ट्रेहेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अडेंडो का ऑपोजिट है। वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस के साइन है, वहां पे माइनस के साइन होते हैं, जैसे कि A माइनस C माइनस E अपॉन B माइनस D माइनस F। अडेंडो मतलब ऐड करना, सब्ट्रेहेंडो मतलब सब आ करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अडेंडो मीन्स ऐड करना, सब्ट्रेहेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की। ये था सिर्फ आपको बेसिक चीजें, प्रोपोर्शन की आपकी डेफिनेशन होगी, उसके आपके फॉर्मूलेज होंगे, प्लस ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, आप चलते अपने मेन की क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज का चलिए शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 6, 8। अब देखो, आप सिंपली बोला है उन्होंने कि फोर्थ प्रोपोर्शन में निकालना है, और 3 आपको टर्म्स दे रखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी दे रखी है टर्म हमें, 4, 6 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे लिखा है x, क्योंकि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ही निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4 कर लो, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 6 2 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देन द थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हमें, थर्ड प्रोपोर्शन, और हमें टर्म्स कितनी रखी हुई है, 2 दे रखी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसमें इन्होंने फॉर्मूला लगाना है कौन सा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC वाला, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये A है और ये B है। ठीक है, 12 एंड 18 दे रखा है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 2, एक हमें देखा है 12 एंड हमें दे रखा है 18, और हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब ये वाला। A कितना हमारे पास 12, B कितना है 18, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 18 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास, तो 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18। क्लियर, क्योंकि B का स्क्वायर होता है, तो चाहे आप x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो कि 18 इंटू 18 अपॉन 12। ठीक है, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 3 3 2 9। अब कितना बच गया, x इज इक्वल टू 9 3 27। ये आपका आंसर आ गया। जो थर्ड प्रोपोर्शन था वो क्या आ गया हमारा, 27 आ गया। इस x की जगह पे हमारा क्या आ गया आंसर, 27। देखिए अब ऑप्शन है ऐसी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी 27। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। अब मीन निकालना है हमें। ठीक है, अब हमें 25 दे रखा है एंड 81 दे रखा हुआ है, 25 एंड 81। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 25 एंड 81। अब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू A कितना हमें दे रखा हुआ है 25 एंड A क्या हमें B दे रखा हुआ है। ठीक है, A कितना हमारे पास 25 एंड 81। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 81, ये क्या आया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। ये अभी किसका स्क्वायर होगा, तभी इसका जो B का जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आई थिंक 40,
45 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 45। एक और ट्रिक समझ लो, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आ जाए ना तो उसका जो स्क्वायर होता है वो निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको कि 5 5 25 होता है, तो वो पीछे 5 तो जरूर आना ही आना है। ठीक है, और एक इससे पहले वाला टर्म होगा, जैसे कि 20, देखो 4 इंटू 5 45, सॉरी 4 इंटू 5 इज 20, तो किसका हो गया ये 45 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखें b इज इक्वल टू 45, जो हमारा आंसर आया है क्या वो उसमें है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज 45। क्लियर है? एक बार आप चेक कर लीजिए चाहे। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। मीन्स उन्होंने एक रेशियो तो हमें दे रखी हुई है 6 एंड 13, ठीक है, और एक रेशियो का उन्होंने एक पार्ट दे रखा हो 26। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि एक और नंबर वो क्या होगा जिससे सारी रेशियो कंप्लीट हो जाएगी, इक्वली कहलाएगी। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें ए जो हमें एक ए जो टर्म है हमें वो ही नहीं दे रखी हुई। ठीक है, ए को हमने कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैं देखे 26 6 एंड 13। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट टर्म को कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, ये आपको दे रखा था, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 13x इज इक्वल टू 6 इंटू 26, x इज इक्वल टू 6 इंटू 26 अपॉन 13, बिकॉज 13 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, x की वैल्यू 12 आ गई। देखिए ऑप्शन नहीं है, मीन्स डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। ठीक है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 इज, मतलब एक रेशियो तो उन्होंने दे रखी है 6 एंड 13, और दूसरे रेशियो को बोल रहा है कि वो एक नंबर क्या होगा जिससे दोनों रेशियोज जो है वो इक्वली कहलाएंगी। तो हमने सिंपली हमें प्रोपोर्शन हमने बनाया उसका और वो हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर सी इज। ठीक है, अगेन हमें वैसे सिंपल फॉर्म में हमें उसको लाना है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में। टू ए स्क्वायर एंड सी था, ठीक है, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ही निकालना था, तो आप ऐसे भी लिख लो चाहे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और ये हमें निकालना है, एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो ये हमारा क्या आया, 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी कर लो। ठीक है, तो हमने x यहाँ रख दिया क्योंकि हमें x की वैल्यू ही लानी है, तो ए स्क्वायर सी अपॉन 2a। ठीक है, अब एक कटिंग होगी, क्लियर ना समझ आए इसलिए मैं आपको ये भी लिख रही हूँ कि a इंटू सी हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2a, तो a से a कट गया तो आपके बन गया ए सी अपॉन 2। ये आपका x की वैल्यू आ गई, ए सी अपॉन 2, ए सी अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं था, जहां जहां पे आपकी जो टर्म्स उन्होंने पूछे, सिंपल उन्होंने पूछा ही है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो, तो मतलब आपकी डी वाला जो टर्म है वो निकालना है। तो हमने बाकी की सारी वैल्यूज हमने उस टर्म में पुट कर दी, देन हम उसके वैल्यू लेकर आ गए। ठीक है, अब मगर नेक्स्ट, इफ 4 नंबर्स, ये हमें 4 नंबर्स दे रखे हुए हैं, आप प्रोपोर्शन देन एक्स इज, अब हमें एक्स की वैल्यू लेकर आनी है, 1/2, 1/3, 1/5। (1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x दे रखा था।
ठीक है, अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब a कितना आपके पास 1/2 है और b कितना आपके पास 1/3 है, इज इक्वल टू 1/5 है और 1/x है। ठीक है, ऐसे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो सिंपली फॉर्म में पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ये डिवीजन में है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 इंटू x/1। हमारी फॉर्म सिंपल फॉर्म में हम आ गए हैं, मीन्स 3/2 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी हमने तो हम क्या करा 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2। 15/2 या 7.5 देखें पॉइंट्स में के सिंपल इस टर्म में ही है 15/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, इतनी बस बात आप समझ लेना कि जब हमें टर्म्स इस वे में दे रखी हो तो ऐसा आपका क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, तो सिंपल पहले आपको इसको सिंपली फॉर्म में करो। ठीक है, जब भी आप डिवीजन से आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आना चाहते हो तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर है वो रिवर्स हो जाएगा। वो कैसे रिवर्स होगा कि जो ऑलरेडी जो इसमें डिनोमिनेटर है वो क्या चल जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ चल जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ठीक है, बस ये बात एक चीज क्लियर रखना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका, आप देखिए अगेन फिर से वो क्वेश्चन आ गया, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y²। ठीक है, मतलब b² इज इक्वल टू AC वाला फॉर्मूला है, मीन निकालना है, मतलब हमें b² निकालना है। 12 एंड 27, क्वेश्चन नंबर 7, 12x² एंड 27y² हमें दे रखा हुआ है। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मतलब क्या है आपका कि b² इज इक्वल टू AC। अब a कितना दे रखा है हमें 12x² और c कितना हमें 27y²। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कि 27 इंटू 12 324, अब वो किसका अंडर रूट है 18 का 324 और ये b इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 324 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारा कितना आया 324, तो हमने यहाँ पे कर दिया, याद रखना है यहाँ पे x² y², ये x एंड y आ जाएगा, स्क्वायर तो हट गया ना फिर। ऑप्शन नंबर ए 18xy। ठीक है, चेक कर लो आप एक बार। हाँ जी, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, देन a इज टू b इज टू c। हमें रेशियोज निकालनी है, एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यूज हैं a इज टू b इज टू c की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है a इज टू b इज टू c। सिंपल है, a के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल में उनकी कोई रेशियोज के कोई नंबर तो नहीं दे रखे थे ना, हमें तो अपॉन में दे रखा है। ठीक है, हमें उसके नंबर्स लेकर आने हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो a क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1x। ठीक है, सेम ऐसे हम b में करेंगे, b/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2x। एंड यहाँ पे हम कर देंगे c/5 इज इक्वल टू x, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 5x। ठीक है, x तो हमने लेट करने के लिए किया था कि हम अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम लेट करते हैं, जैसे कि x
हम एंड में उसकी वैल्यूज ले ही आते हैं, तो इसलिए वो x था। तो x अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो वैसे इनकी A:B:C की क्या रेशियोज आ गई है, 1:2:5। देखो ऑप्शन है ये 1:2:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। A/3 is equal to B/4 is equal to C/7। चलिए, A/3 is equal to B/4 is equal to C/7 और हमें निकालना है A + B + C/C। A + B + C/C, ठीक है। ठीक है, अब तो हम क्या किया, हम पता कर चुके हैं कि एक्चुअल में कैसे आता है इसका फॉर्मूला, कैसे हम इसको नंबर्स लेकर आते हैं। A/3 इज इक्वल टू x, ऐसे ले आए तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, A इज इक्वल टू 3x। ठीक है, B/4 इज इक्वल टू x, तो क्या आ गया, B इज इक्वल टू 4x। C/7 इज इक्वल टू x, तो क्या आ गया हमारा, C इज इक्वल टू 7x। अब हमने उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब A + B + C/C। A कितना है हमारे पास, 3 + 4 + 7/7, तो कितना आ गया, 7 + 7 इज 14/7 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस जैसे हमने नॉर्मली हम इसके नंबर्स पहले लेकर आते हैं वो लेकर आए और हमने इस इक्वेशन में हमने उसको पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारा है P/Q इज इक्वल टू R/S, 2.5 is to 1.5। P/Q is equal to R/S is equal to 2.5 1.5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ PS is to QR, PS is to QR, PS is to QR, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये देखो P की वैल्यू क्या है, P इस किसके इक्वल है, R की, R किसके इक्वल है, 2.5 के, मतलब P एक्चुअल में 2.5 के इक्वल हुआ, तो P में हमने क्या लिख दिया, 2.5 इंटू, क्योंकि P इंटू S है ना, PS है, S कितना है हमारे पास, S इज इक्वल टू 1.5 है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1.5। हम इसको PS/QR भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने वो यहाँ पे QR लिख लिया। Q कितना है आपके पास, 1.5 इंटू, ठीक है, R कितना है आपके पास, 2.5। देखा जाए तो दोनों चीजें कट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 1.5 यहाँ पर भी और 1.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, मतलब इसकी क्या रेशियो आ गई, 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बिल्कुल सही चीज है, उन्होंने बोला है ये अगर इक्वल इसके है और ये इसके इक्वल है और आपको ये दो टर्म्स दे रखी हुई हैं। ठीक है, और आपने क्या करना, बस जो जैसे P किसके इक्वल था, R किसके इक्वल था, 2.5 का, तो इनडायरेक्ट हम डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो P है वो इक्वल टू किसकी है, 2.5 के, बस हमने वो वैल्यूज उसमें पुट करी हैं, तो उसके बाद वो डिवीजन में था तो सब कुछ वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था एक दूसरे से, डिवीजन करके हमारे क्या आ गई, 1:1 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका है, x/y इज इक्वल टू z/w। x/y इज इक्वल टू z/w। क्वेश्चन नंबर आपका था 10th, सॉरी 11 था। उन्होंने वैल्यूज कितनी दे रखी है, 2.5
1.5। 2.5 इज टू 1.5 और हमें वैल्यूज निकालनी है। हमें अब वैल्यूज निकालनी है, किसकी निकालनी है वैल्यूज? x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। अब अगर हम इस चीज को हम उस फॉर्म में लिख के देखते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन डब्ल्यू, तो ऊपर कितना है 2.5 और नीचे कितना है 1.5। ठीक है, अब सिंपल बस हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी थी 2.5 है तो 2.5 डाल दो, प्लस z की वैल्यू कितनी है 2.5 है क्योंकि वो इक्वल है ना इसके, ये भी 2.5 है ये भी 2.5 है, अपॉन x अपॉन x प्लस जेड है ना। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस w की भी कितनी 1.5। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा हमारा 3, 5 अपॉन 3। देखिए आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर सी 5 अपॉन 3, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया क्या था? दोनों में हमने वैसी चीजें सेम करी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ प्लस का साइन, लेकिन हमने वैल्यूज तो वही पुट करी है ना जो जिसके इक्वल है। जैसे x किसके इक्वल है 2.5 के, z भी किसके इक्वल था 2.5 के, तो साइन को सता प्लस का था तो हमने दोनों को प्लस कर दिया 2.5 एंड 2.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या था y एंड w और वो कितना था 1.5, तो हमने दोनों को साइन किसका था एडिशन का, तो हमने एडिशन का साइन करके अब हम आंसर ले आए। वही वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था और वही वैल्यूज हमने वैसे पुट करी हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके वो डिवीजन से कट गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था प्लस का साइन था, इसलिए वो प्लस करके आपने जितना आंसर लेकर आई हो तो उससे वो आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही बच्चों, बाकी हम कल क्वेश्चंस करेंगे रिमेनिंग। ठीक है।